आज मैं जिस टर्म की बात करूंगा उसका यूज़ बैंकिंग स्टॉक में बहुत ज़्यादा किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं बैंकिंग, एनबीएफसी या फिर जहां भी मनी लेंडिंग से रिलेटेड बातें आती हैं वहां पर उस टर्म का यूज़ होता है। बिल्कुल सही समझा आपने, आप समझ ही गए होंगे। आज हम बात करेंगे एनपीए मीन्स नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। आखिर नॉन परफॉर्मिंग असेट होते क्या हैं और ये कैसे बनते हैं और इनका यूटिलाइजेशन कहाँ पे है, कहाँ पे इनका एग्जैक्ट मीनिंग निकल के सामने आता है। नमस्कार दोस्तों, मेक इन्वेस्टमेंट इजी के मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को इजी किया जाता है, मैं पुष्पेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में एनपीए का यूज उन लोन एंड एडवांसेस के लिए किया जाता है जिनमें बोरोवर अगर 90 डेज तक पैसा ना दे, चाहे तो वो प्रिंसिपल के फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो इंटरेस्ट के फॉर्म में हो सकता है। मींस या तो प्रिंसिपल या इंटरेस्ट, इनमें से किसी भी फॉर्म में सिंगल रुपीस का भुगतान न किया गया हो, पेमेंट नहीं किया गया हो, तो ऐसे लोन्स को बैंक एनपीए की कैटेगरी में डाल देता है। अब एनपीए वर्ड को हम समझेंगे, एनपीए आखिर होता क्या है। एनपीए की फुल फॉर्म मैंने आपको पहले भी बताई है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स मींस वो असेट्स जो आपके परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बैंकों का काम होता है लोन देना और डिपॉजिट लेना, और बैंक के लिए लोन ही अपने आप में एक असेट होते हैं। तो जो असेट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको बैंक 90 डेज के बाद एनपीए की कैटेगरी में डाल देता है, और एनपीए तभी कहलाते हैं जब 90 डेज तक न तो प्रिंसिपल और न ही इंटरेस्ट बैंक के पास रिटर्न में आया हो। एनपीए को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। बात करेंगे नंबर 1 कैटेगरी में, सब स्टैंडर्ड असेट। अगर लोन का ओवरड्यू 90 डेज से अबव और 1 ईयर से नीचे है तो मान के चलिए उसको सब स्टैंडर्ड असेट में डाल दिया जाता है। डाउटफुल असेट, अगर लोन की रिकवरी 1 साल से ऊपर तक बिल्कुल भी नहीं हो पाई है, न तो इंटरेस्ट आया है और न ही प्रिंसिपल आया है, तो ऐसे असेट्स को हम मतलब बैंक डाउटफुल असेट्स में डाल देते हैं। पॉइंट नंबर 3, लॉस असेट्स। लॉस असेट वो कहलाते हैं जहां पे आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि अब भैया इसमें से लोन की रिकवरी नहीं हो सकती, बट ऐसे लोन जिनको राइट ऑफ नहीं किया गया हो उनको डाला जाता है लॉस असेट में। अब हम समझेंगे कि आखिर क्यों एनपीए के वर्ड या फिर एनपीए की टर्म को इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है बैंकिंग स्टॉक को चूज करने में। क्योंकि एनपीए का मतलब है कि बैंक उस पैसे को रिकवर नहीं कर पा रहा है। अगर बैंक उस पैसे को रिकवर ही नहीं कर पाएगा तो आप मान के चलिए बैंक लोन कैसे प्रोवाइड करेगा, लोन कैसे बांटेगा। क्योंकि जब भी बैंक किसी भी असेट को एनपीए घोषित करता है या फिर एनपीए की कैटेगरी में डालता है तो उतना पैसा बैंक साइड में डाल लेता है जो लैंडिंग में यूज नहीं होगा। तो इसका कहने का मतलब यह है एनपीए का पैसा तो वापस आया नहीं और बैंक को अलग से एक पैसा साइड में रखना पड़ता है, जिसे हम प्रोविजनिंग भी कह सकते हैं। अगर उसे बैलेंस शीट पे दिखाया जाए तो उसे प्रोविजनिंग के नाम से दिखाया जाता है। तो यहां पर बैंक का 2 गुना लॉस हुआ है। कैसे? एक तो वो पैसा जो बैंक ने लैंड किया वो नहीं आ रहा है, और दूसरा वो पैसा जिसको बैंक लैंड कर सकता था उसको भी साइड में रख लिया गया है कि कल को अगर ये लोन एनपीए होता है तो प्रॉफिटेबिलिटी पर ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। लेकिन जो एनपीए होता है उसके नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हमें कभी भी ग्रॉस एनपीए नहीं देखना होता है, हमें देखना होता है नेट एनपीए। बैंक का नेट एनपीए कितना होता है? बैंक का नेट एनपीए अगर 1 से अगर नीचे होता है तो मैनेजेबल माना जाता है, लेकिन जो अच्छी ग्रोथ वाले बैंक होते हैं उनका एनपीए नेट एनपीए 0.05 के आसपास होता है। आखिर बैंक में एनपीए होते क्यों हैं? आइए जानते हैं हम बैंक में एनपीए क्यों होते हैं। रीजन नंबर 1, पुअर क्रेडिट असेसमेंट। मींस जब किसी भी लोन की फाइल आती है तो उसमें कई बार क्या होता है, बैंक के कर्मचारी या अधिकारी, मैं डायरेक्ट तो नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि मैं खुद एक बैंकर हूं, तो कुछ ना कुछ चीजें मिस हो जाती हैं और वो असेसमेंट अच्छे से नहीं कर पाते हैं, और असेसमेंट जब अच्छे से नहीं होता है तो ज्यादा चांस हो जाते हैं कि वो लोन आगे एनपीए में कन्वर्ट हो पाएगा। पॉइंट नंबर 2 है इकोनॉमिक डाउन ट्रेंड। अगर इकोनॉमी में डाउन ट्रेंड है तो भी एक कॉज हो जाता है एनपीए होने का। पॉइंट नंबर 3 है चेंज इन मार्केट कंडीशन। अगर मार्केट की कंडीशन फेवरेबल नहीं रहती हैं तो लोग ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते हैं और अपनी ईएमआई नहीं दे पाते हैं। अगर ऐसा होता है तो भी एक चांस है कि लोन एनपीए हो जाए। पॉइंट नंबर 4 है मिसमैनेजमेंट ऑफ बोरोवर। अगर बोरोवर का इंटेंशन ही ये है कि मुझे नहीं देना है लोन या फिर मैं नहीं चुकाऊंगा लोन, तो भी एक रीजन है कि लोन्स एनपीए हो जाए। एनपीए का आखिर रिजोल्यूशन क्या है, मतलब एनपीए को किस तरह से रिकवर किया जाए या फिर उस पैसे को किस तरह से वापस लाया जाए। इसमें होता यह है कि एक कमेटी बनाई जाती है, उस कमेटी में बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं और वो एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि
इस लोन में हम कितना पैसा रिकवर कर सकते हैं या फिर इस लोन में हम कितना % मार्जिन तक पैसा ला सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 है लोन को रिस्ट्रक्चर करना। पॉइंट नंबर 3 है उस बोरोवर के खिलाफ लीगल एक्शन उठाना या फिर नोटिस भेजना और उसके बाद लीगल ऑप्शन उठाना। अगर रिटेल असेट का लोन है तो उसकी प्रॉपर्टी या जो भी सिक्योर लोन है तो उसमें जो भी प्रॉपर्टी है उसको सेल आउट करना कोर्ट की परमिशन लेकर। पॉइंट नंबर 4 है सेल करना एनपीएस को असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को, जिससे होता यह है वो उनको कुछ अमाउंट पैसा दे देते हैं तो बैंक के पास क्या होता है कुछ पैसा आ जाता है और उस कुछ पैसे को वापस से बैंक लैंड कर सकता है। लेकिन यहां पर बैंक का लॉस हुआ है लेकिन लैंडिंग के लिए भी तो पैसा मिल गया है, तो बैंक अपने एनपीएस को सेल कर देता है। आशा करता हूं ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आप भी सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट या फिर मार्केट कैसे चलता है या फिर फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक मार्केट, तो मेरे वीडियोस को रेगुलर देखते रहिए और मेरे वीडियोस को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट, प्लीज मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे होगा ये मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं और वीडियो बना पाऊंगा और मैं आपको अच्छे से एजुकेट कर पाऊंगा। मेरा एक ही एम है, जितने भी मेरे यूट्यूबर हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं उनको खुद से स्टॉक पिकिंग करना सिखा दूं। क्योंकि होता यह है कि हम इधर उधर भागते रहते हैं कि कोई हमें स्टॉक बता दे, हम पिक कर लेंगे, बस स्टॉक का नाम पता चल जाए। बट ये बिल्कुल भी ठीक आइडिया नहीं। मैं भी ऐसा ही था पहले, आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले, 2018 में मेरी भी सेम कंडीशन थी। लेकिन उसके बाद जब मैं खुद से स्टॉक पिक करना स्टार्ट किया और उनको होल्ड किया और उनसे मल्टीबैगर रिटर्न पाए, तब मुझे समझ में आया ये एक प्रोसेस है जिसको आपको कंटिन्यू सीखना पड़ेगा। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि आप इसमें गैप दे दें या फिर आपने स्टॉक लगा के भूल गए। आपको रिव्यू करना पड़ेगा, रेगुलर मोनेटाइज करना पड़ेगा, रेगुलर रिव्यू करना पड़ेगा, तब जाकर कोई स्टॉक मल्टीबैगर बनता है। और आपकी खुद की मेहनत होती है मल्टीबैगर स्टॉक छांटने की। और नंबर 2, अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो प्लीज 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 स्पेसिफिक स्टॉक से दूर रहिए और आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड ले लीजिए। आप चाहें तो मैं म्यूचुअल फंड पे भी एक सीरीज ला दूंगा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आज के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ। जय हिंद।